हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम 2020 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो मैंने 6 दिसंबर 2020 को बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से और अम, मेरा जो भी क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने एक कंपाइल किया है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो मैंने ये एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कोई भी क्रेडिट ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो फ्यूचर क्रेडिट ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन लोग को ये पता चल जाएगा इसके इसके बाद कि किस टाइप का क्वेश्चंस कोई भी क्रेडिट लेवल ऑफिसर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं आपको मेरा अटेम्प्ट्स दिखा देता हूँ। इसमें इंग्लिश टोटल मार्क्स था 50, जनरल अवेयरनेस 50 और प्रोफेशनल नॉलेज 75 था टोटल मार्क्स। तो मैंने 31, 35 एंड 59 कर दिया था। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था, टोटल अटेम्प्ट्स 124 था। और इसके हिसाब से प्रीटी फेयरली गुड ही था अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू मी। और कंपटीशन के हिसाब से ये गुड अटेम्प्ट ही बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चंस आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वन क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इसमें डेटा दिया गया था, तो आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना था। इसमें कोई भी नहीं है, इजी है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिए तो इजी होगा ये। दूसरा था ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन आपको फॉर्मूला याद करने हैं, तो ये भी इजी है। तो नेक्स्ट क्रेडिट लेवल एग्जाम के लिए भी break even point, current ratio, quick ratio, this is very important. दूसरा था इन टर्म्स ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आपको पता ही है मेजरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोनों मेथड से कैलकुलेट करने के बाद कितना डिफरेंस आता है वही कैलकुलेट करना था। तो 50,000 होगा इसका। उसका बाद था वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टू कैलकुलेट DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रेशियो एनालिसिस से अम, दो टू क्वेश्चन आए थे शायद। उसके बाद हाउ मच इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफासी एक्ट। ये होगा 100 crores। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ क्रिल्क, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। उसके बाद है हु विल गेट द प्रेफरेंस फास्ट टू गेट मनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी ऑन बैंक्रप्सी। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी कोई कंपनी बैंक्रप्सी हो जाता है तो वो लिक्विडेशन के लिए फाइल करता है IBPI के साथ। तो लिक्विडेशन के टाइम में जो भी रियलाइज्ड एसेट होता है, एसेट रियलाइज करके जो भी अमाउंट कंपनी को जो भी अमाउंट मिलता है, तो वो अमाउंट किसको देना है, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है वो अमाउंट रिसीव करने के लिए। तो ये होता है एम्प्लॉयज। उस ऑप्शन में था क्रेडिट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और बैंक्स भी था शायद। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है, जो भी अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, जैसे कि सैलरी, बोनस। सो ये सब एम्प्लॉयज़ को देने के बाद ही सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है, जो भी क्रेडिट अमाउंट है कंपनी का। तो उसके बाद है अमॉन्ग द फॉलोइंग हु रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट्स, और कैपिटल मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज भी था। तो दोनों को सेबी हैंडल करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गिव्स क्रेडिट गारंटीज टू द एक्सपोर्टर्स। दिस इज ECGC, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस टाइप का एक क्रेडिट गारंटी दिया जाता है बाय ECGC। तो एक्सपोर्टर को एक सेफ्टी फील होता है कि अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर पेमेंट नहीं आया उधर फॉरेन कंट्रीज से, तो इनको गारंटी दिया जाता है कि वो पेमेंट नहीं आने से भी ECGC उनको पेमेंट कर सकता है। तो ये इस टाइप का इट इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस फॉर द एक्सपोर्टर्स। उसका बाद है हाउ मच ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ए KYC कंप्लेनेंट कैन हैव अ बैलेंस इन ए डे एंड इन पेमेंट्स बैंक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि एक KYC कंप्लेनेंट कस्टमर
जो केवाईसी कंप्लेनेंट मतलब जिनका केवाईसी में फुल केवाईसी नहीं है, तो उस टाइप का कस्टमर्स मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं पेमेंट बैंक में, ये पूछा गया है एक्चुअल में क्वेश्चंस। बट आपको पता ही है मैक्सिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन अ पेमेंट बैंक इज 1 lakhs, बट यहाँ पे केवाईसी कंप्लेनेंट लिखा था, तो आई वाज बिट कंफ्यूज्ड, सो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन एसोसिएटेड विथ मुद्रा लोन, तो ये हो गया शिशु किशोर एंड तरुण। उसके बाद द फ्रॉड्स रिलेटेड टू जीएसटी टू बी टैकल्ड बाय लॉ कमिटी ऑफ जीएसटी काउंसिल, दिस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो ये होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसका बाद है रिसेंटली आरबीआई मेड इट मैंडेटरी टू लिंक लोन्स विथ एक्सटर्नल बेंचमार्किंग रेट्स, विच आर ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज बेंचमार्किंग रेट्स। तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था, उसमें गाइडलाइंस दिया गया था कि सारे बैंकों को कि सारे बैंक अपने लोन्स कि इंटरेस्ट रेट बेंचमार्किंग रेट से लिंक करना चाहिए। जब भी बेंचमार्किंग रेट डिक्रीज होता है तो उन लोग को अपना इंटरेस्ट रेट भी, लोन का इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज करना है। जब भी इंक्रीज होता है बेंचमार्किंग रेट, उनको भी इंक्रीज करना है। तो ये लिंक करने के लिए बोला गया था। तो उसमें विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज बेंचमार्किंग रेट्स, ये पूछा गया है। तो इसमें रेपो रेट एक ऑप्शन था, तो रेपो रेट होगी इसका। उसका बाद है अकॉर्डिंग टू यूसीपी आर्टिकल 14C, प्रेजेंटेशन टाइम ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज 21 डेज। तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट का जो भी ऑप्शन है, जो भी टॉपिक है, वो उसमें अगर पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए कस्टमर विथ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ बैंक गोज टू बैंक टू अवेल ए लोन ऑफ ₹10 lakhs टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट अगेंस्ट सम लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटीज। तो आई डोंट रिमेंबर दिस एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन मेरे को पूरी तरह याद नहीं है, बट इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि एक कस्टमर अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं एक बैंक के साथ, तो वो अपना वो बैंक के साथ चले जाते हैं लोन लेने के लिए, ताकि वो लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और अगेंस्ट सिक्योरिटीज में देंगे वो अपना लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटीज। तो ये सिचुएशन बेस्ड था और इसमें आंसर था, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट शुड बैंक मैनेजर्स डू इन दिस केस, तो इस केस में बैंक मैनेजर को क्या करना चाहिए, तो ये पूछा गया था। तो ऑप्शंस में था सिक एडिशनल सिक्योरिटी और रिजेक्ट द लोन डायरेक्टली और रेफर टू द हायर अथॉरिटी एक्सेट्रा। तो ये सब सारा और एक ऑप्शन था, मैं भूल गया वो। तो ये सब ऑप्शन था, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद है ए पर्सन परचेज्ड अ मशीनरी एंड वांट्स टू मेक पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स, व्हिच काइंड ऑफ गारंटी इज रिलेटेड विद दिस, तो इसमें होगा डिफर्ड पेमेंट गारंटी। तो आपको पता ही है बैंक गारंटी इशू करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गारंटीज, तो डिफर्ड पेमेंट गारंटी इज वन ऑफ दैम। तो आप जब भी ये टॉपिक स्टडी करते हैं तो इसको पूरी तरह से स्टडी करिए, फ़ायदा रहेगा। उसका बाद है फुल फॉर्म ऑफ सरफासी एक्ट। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि सरफासी एक्ट से पूछा गया था, बट द होल टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम। और जब भी ऑन द जॉब में भी सरफासी एक्ट को फॉलो करना होता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स से बैंक में एज ए क्रेडिट ऑफिसर और पीओ एज ए काम करते हैं, तो वो लोग को यही सरफासी एक्ट का ही गाइडलाइंस फॉलो करना होता है जब भी वो कोई भी लोन रिकवर करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। उसके बाद एज पर रिसेंट चेंजेस बाय आरबीआई व्हाट वाज द एलटीवी रेशियो फॉर गोल्ड लोन फॉर एनबीएफसी एंड बैंक्स रेस्पेक्टिवली, तो एलटीवी रेशियो होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। तो रिसेंटली आरबीआई ने ये चेंज कर दिया था, ये कम था, 75 और 90% नहीं था एनबीएफसी और बैंक्स के लिए, बिकॉज ऑफ दिस कोविड टिल 31 मार्च 2020 ये चेंज कर दिया था टू 75% एंड 90%। उसका बाद है व्हाट शुड बी द कंसिडर्ड फर्स्ट एज इम्पोर्टेंट वाइल गिविंग लोन, तो कभी भी एक वाइल गिविंग प्रोवाइडिंग और वाइल सैंक्शनिंग लोन एक बैंक्स को सबसे पहले कौन सा फैक्टर कंसिडर करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन में था सेफ्टी ऑफ फंड्स, रिकवरी और
रिटर्न्स भी था। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी ऑफ फंड्स यू नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसका बाद है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइटल ऑफ डीड ट्रांसफर, लाइक टाइटल ऑफ डीड ट्रांसफर क्वेश्चंस, ये टॉपिक है मॉर्गेज लायन और हाइपोथिकेशन। सो जब भी आप टाइटल ऑफ डीड ट्रांसफर टॉपिक पढ़ोगे तो ये सब डिटेल में पढ़ लेना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसका बाद है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई थिंक आप सभी को पता ही होगा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के मेथड। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे तीन मेथड आ जाता है उसमें, जो टंडन कमेटी ने रिकमेंड किया था आरबीआई को, उसमें था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, MPBF। तो उसमें तीन मेथड से, उसका बाद और एक और मेथड है दैट इज टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उस मेथड से पूछा गया था एक क्वेश्चन। उसका बाद है फुल फॉर्म ऑफ रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्वेश्चन 2018 BOI क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम में भी आया था। मैंने देखा था वो क्वेश्चन उसमें, और 2020 में भी आया है, तो आप देख लेना इसको भी। उसका बाद है वन क्वेश्चन रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ कंपनी इन रिलेशन टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दिस क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज पूछा गया था। एक कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी को कितना मैक्सिमम हाउ मेनी डेज, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मैं भूल गया, तो सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया। तो आप इस टाइप का कुछ क्वेश्चन से एनकाउंटर करते हो तो देख लेना। उसके बाद है वन क्वेश्चन इन द डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस। अगेन प्रोजेक्ट फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें। उसके बाद है टू सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन डाउटफुल एसेट्स वेयर दे मेंशन अबाउट द डेट ऑफ रीपेमेंट एंड ड्यूज एंड आस्क अंडर विच कैटेगरी द एसेट फॉल्स। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, जब भी एक लोन NPA होता है तो उसको स्टैंडर्ड किया जाता है एज एसेट, दैट इज substandard, D1 that is doubtful 1, D2 that is doubtful 2, and again D3 भी होता है। तो आपको ये पीरियड पढ़ना है। सब स्टैंडर्ड आई थिंक 90 डेज टू, और अगर ओवर ड्यू 90 डेज टू 12 मंथ्स हो गया तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया। और उसके बाद D1 D2 इसी तरीके से। तो आप लोग देख लेना, इसमें डेट ऑफ रिपेमेंट, ड्यूज, और टिल हाउ मनी टाइम कस्टमर डिडेंट पे द अमाउंट। सो ये सब दिया गया था, तो आपको सिर्फ कैटेगराइज करना है कौन सा कैटेगरी में आता है। तो आपको ये टाइमलाइन पता होने से ये इजी होगा, पता चल जाएगा ये। उसका बाद है वन को सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से एक क्वेश्चन दिया गया था in relation to, I think, karta or some kind of that, husband and wife started a business with two of his sons or minor. That kind of question was that. I haven't remembered exactly, but yes, Hindu undivided family से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है मिनिमम CRAR फॉर बैंक्स एज पर आरबीआई के हिसाब से मिनिमम CRAR रेट कितना होगा वो देख लीजिए। ये रेट्स तो इम्पोर्टेंट है ये, स्पेशली द CRAR एज पर आरबीआई एज पर बेसल नॉर्म्स, तो ये 8% होगा। Banks including RRBs can raise funds through which of these instrument as per RBI guidelines? तो इसमें ऑप्शन में था शायद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। सो these were the options. उसके बाद है RBI has allowed which bank to act as a merchant acquiring bank using Aadhaar Pay? तो ये होगा RRB। ये आपका करंट अफेयर्स लाइक फाइनेंशियल अफेयर्स है ये, या फिर RBI सर्कुलर्स भी था शायद। यस, RBI सर्कुलर्स वाज देयर। उसके बाद विच ऑफ दिस बिलो यूज्ड फॉर पेमेंट्स। सो इसमें कैच है फ्रेंड्स, इसमें भीम डायरेक्टली नहीं दिया गया था, सिर्फ भारत इंटरफेस फॉर मनी लिखा गया था, और उसके हिसाब से सिमिलर ऑप्शंस दिए गए थे। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का ये फुल फॉर्म होता है।
उसके बाद विच ऑफ द बिलो कंडीशन वॉन्ट प्लेस यूसीबीज अंडर एसएफ दैट इज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क. यूसीबी मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. लाइकवाइज आरबीआई कोई भी कमर्शियल बैंक को अगर वो आरबीआई के हिसाब से गाइडलाइंस फॉलो ना करे तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देता है. तो वो डालने के बाद कोई सर्विस में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कोई भी बैंक वो लोन इशू नहीं कर सकता है या फिर उस टाइप का कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है. तो उसी तरह यूसीबी के लिए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है. तो उसमें पूछा गया था, 3-4 ऑप्शन दिए गए थे. तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा, तो वो पूछा गया था. तो मैंने ये 3 ऑप्शंस लिख दिया है. अगर ये हुआ तो एसएफ में डाल दिया जाता है यूसीबीज को. उसके बाद है हाउ मच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स इन ए कंपनी कैन. ओके, दिस क्वेश्चन वाज लाइक हाउ मच can be the maximum number of layers in a company on layers of subsidiaries. तो ये होगा 2 layers. उसके बाद है इफ ए बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी मेक एन एग्रीमेंट टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हाट टर्म इज कॉल्ड. दैट इज बैंक इंश्योरेंस, सबको बताइए ये तो. उसके बाद है एज पर द बजट 2020 द गोल ऑफ मेकिंग इंडियन फार्मर्स इनकम डबल बाय विच ईयर. ये 2020 ये बजट से क्वेश्चन आया था. 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू अगेन CRAR. आपको एक तो बता ही दिया और फिर एक पता नहीं कहाँ से आया था. उसके बाद है इफ ए फॉरेन बैंक डिपॉजिट मनी इन एनी ऑफ द इंडियन बैंक इन एन इंडियन करेंसी in which type of account they will deposit the money. तो ये नोस्ट्रो अकाउंट होगा. तो आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये. नोस्ट्रो बोस्ट्रो लोडो ये अकाउंट पर लीजिएगा. उसके बाद इफ यू परचेज एन आईफोन थ्रू सिक्योरिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक व्हाट टाइप ऑफ लोन इट इज टर्म लोन. कोई भी एक बैंक ड्यूरेबल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के लिए लोन इशू करता है वो तो टर्म लोन ही होता है. टर्म लोन मतलब कोई भी लोन जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अंदर रिटर्न होना चाहिए, तो ये टर्म लोन होगा. उसके बाद है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था. ए पर्सन हैविंग मंथली इनकम ऑफ 60,000 वेयर ही कैन सेव 30,000 फॉर repaying एनी काइंड ऑफ लोन, देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल लोन टू एम्प्लॉय इफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज रेस्ट फॉर 25 ईयर्स ऑन 6% इंटरेस्ट रेट. तो इसमें पूछा गया था कि एक एम्प्लॉय का सैलरी 60,000 है और 60,000 के बाद 30,000 वो रिपे कर सकता है एनी काइंड ऑफ लोन. मतलब 30,000 वो अपने लिए खर्चा करके 30,000 वो सेविंग कर लेता है और वो सेविंग कोई भी लोन पेमेंट करने के लिए वो है उसका पास. तो इसमें पूछा गया है मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ लोन इफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट 25 ईयर्स के लिए है तो मैक्सिमम कितना अमाउंट बैंक सेंक्शन कर सकता है इन 6% इंटरेस्ट रेट. तो ये पूछा गया था. ये रिवर्स कैलकुलेशन था ईएमआई का. तो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल. आई थिंक मैंने 40 क्वेश्चंस दिए हैं आउट ऑफ 75. इतना ही मुझे याद था. तो आपको ये क्वेश्चंस हेल्प, I hope these questions will help you in preparing upcoming credit level exam, because when I was preparing for the credit level exam, मेरे को बहुत ही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी क्रेडिट ऑफिसर के एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए. कहाँ से पढूँ क्या पढूँ हो रहा था. तो एग्जैक्ट रिलेवेंट मटेरियल भी नहीं मिल पाया. तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस बता दूँ स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए. काफ़ी हेल्प होगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का ऑप्शंस या फिर किस टाइप का टॉपिक पढ़ना चाहिए उन लोगों को. इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को. बिफोर 2020 क्रेडिट लेवल एग्जाम में ज़्यादातर FM दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता था. इन 2018 BOI क्रेडिट ऑफिसर काफ़ी क्वेश्चंस कैपिटल बजटिंग, IRR, EMI कैलकुलेशन और म्यूचुअल फंड का अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए भी आया था. तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी थे वहाँ पे. बट इस साल 2020 में न्यूमेरिकल्स भी कम आए. हार्डली 5 और 6 न्यूमेरिकल्स आए थे. ऑल्दो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउ किया था, बट लेस न्यूमेरिकल्स वाज देयर.
तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2018 में आया था, बट इन 2020 देयर वाज मोर लियन टू प्रोफेशनल नॉलेज, क्रेडिट ऑफिसर रिलेटेड क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस वाज देयर। तो आपको ये ध्यान देना है, 2018 में जब भी नोटिफिकेशन आया था बीओआई क्रेडिट ऑफिसर का, तो उसमें क्लियरली लिखा था कि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के इंग्लिश जो क्वेश्चंस के नाम थे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग अवेयरनेस, और उसका बाद था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके जगह ठीक है वो, बट इन 2020 दे हैव क्लियरली मेंशन दैट there was no mention of financial management. They have mentioned as professional knowledge. तो प्रोफेशनल नॉलेज अगर मेंशन किया है तो हम लोग को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए था प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब इन क्रेडिट ऑफिसर क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस। तो इन फ्यूचर आप लोग यही देखिए कि नोटिफिकेशन में कौन सा सब्जेक्ट पूछा गया है, एफएम और प्रोफेशनल नॉलेज। तो यही है। Thank you guys. I hope this will help you in preparing a future credit level exam. Thank you. Have a great day. Bye bye.